ठीक है एवरीवन। तो हमने लास्ट क्या किया था, संधान कल्पना। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, लेप कल्पना। वैशिज्य कल्पना का एक पार्ट है लेप कल्पना। से पहले है लेप। लेप मतलब लिप्त। जैसे हम लेप लगाते हैं फेस पे, वो वाला लेप। मुल्तानी मिट्टी वाला लेप हो गया, बेसन का लेप हो गया। जो भी फेस पे अप्लाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट। ठीक, उसको क्या कहते हैं हम, लेप। अलेप ये पर्याय षडंगर ने बताए हैं। मतलब लेप का जो पर्याय अलेप है, ये किसने बताया है, षडंगर जी ने। उसके बाद है इसके भेद। तो आचार्य सुश्रुत जी ने कितने भेद बताए हैं इसके, तीन। कौन कौन से, परलेप, परदेह और अलेप। अब देखो षडंगर जी ने क्या किया था कि अलेप को क्या है, लेप का ही पर्याय मान लिया था। लेप और अलेप क्या है, एक दूसरे के ही पर्याय मान लिए थे। और सुश्रुत जी ने क्या किया, उन्होंने तीन भेद बोले। परलेप अलग से बोला, परदेश अलग से बोला, और अलेप क्या है, अलग से बोला। ओके। और यादव जी ने क्या बोले, दो भेद। इन्होंने अलेप नहीं माना है, इन्होंने क्या माना है, परलेप और परदेह। ठीक। उसके बाद जो है, अब एक आते हैं अष्टांग हृदय और षाढ़ंगर। अष्टांग हृदय और षाढ़ंगर। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मुख लेप माने हैं। मुख लेप। कितने, तीन तरह के मुख लेप। कौन कौन से, दोषघन, विषघन और वर्ण्यकर। ये पढ़ेंगे हम आगे। इन दोनों के कितने हैं, मुखालेप तीन। और अष्टांग संग्रह आते हैं, अष्टांग संग्रह। उन्होंने कितने माने हैं, अष्टांग संग्रह जी ने। उन्होंने आलेप के, लेप के नहीं, आलेप के कितने माने हैं, 10 टाइप्स। अब मान लो लेप का टॉपिक आया कि लेप के ऊपर लिखो, जो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से जिन्होंने लिखना है। तो पहले लेप बता देंगे क्या होता है, उसके बाद टाइप्स बता देंगे। सुश्रुत जी के बता देंगे, षाढ़ंगर जी के बता देंगे, किसने क्या माना है, कितने माने हैं। तो जो अष्टांग संग्रह है उसने आलेप के 10 माने हैं। याद रखना, आलेप के, ना कि लेप के। ओनली आलेप के 10 टाइप्स। हो गया। अब उसके बाद है लेप के भेद। तो परलेप, परदेह, इधर लेप कर लेना। प्रलेप, प्रदेह और आलेप। तो प्रलेप है सबसे पहले, इसके गुण क्या होते हैं, शीत तनु विशोषी च प्रलेपम पित्त हंतम, ऐसे करके श्लोक आता है। क्या है जो प्रलेप है, वो पित्त का हरण करता है। ये ऐड कर लेना, इधर लिखा नहीं है। तो शीत तनु विशोषी च प्रलेपम पित्त हंतम। तो ध्यान रखना, शीत है, तनु है। अब जो प्रलेप है वो अविशोषी भी है और विशोषी भी है। ठीक है। और आगे प्रदेश पढ़ेंगे, वो सिर्फ क्या है, अविशोषी। ठीक। तो जो प्रलेप है वो शीत है, तनु है। अविशोषी, विशोषी मतलब सूख भी जाएगा, नहीं भी सूख सकता। खा भी सकते हैं, नहीं भी खा सकते। प्रदेह में क्या है, अविशोषी। और प्रलेप में बोथ है। इस पे ध्यान रखना। और एक याद कर लेना, पित्त हंतम मतलब पित्त का हरण करता है। प्रलेपम पित्त हंतम। और प्रदेह में क्या है, अब पित्त तो ऊपर वाले में आ गया, अब प्रदेह में क्या आएगा, वात और कफ व्याधियों में इसका यूज करते हैं हम। ओके। अब है अलेप। अलेप क्या है, रक्त और पित्त व्याधियों में। रक्त और पित्त व्याधियों में क्या है, इसका उपयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि जो रक्त, मास रक्त प्रसाद कृत, ऐसे आया था कि मास रक्त प्रसाद कृत। तो वो किसका गुण है, आलेप का। मास रक्त
प्रसाद कृत। मास रक्त प्रसाद कृत, ये किसका है? आलेप का गुण। उपयोग इसमें करते हैं इन इन व्याधियों में। और अलेप क्या है? जो प्रदेह और प्रलेप है उसके मध्य की स्थिति है। ठीक। तो सीक्वेंस में याद रखना, प्रलेप, प्रदेह और अलेप। अब इधर याद रखने की ये जरूरत है कि जो अष्टांग संग्रह हैं उन्होंने क्या किया है, जो गुण प्रलेप के थे वो प्रदेह के बता दिए हैं, और जो गुण प्रदेह के थे वो अलेप के बता दिए हैं। मतलब ये अलेप में हमने क्या पढ़ा? शीत, तनु, अविशोषी, विशोषी और पित्तहंतम। तो ये तो आगे सुश्रुत जी के। तो जो अष्टांग संग्रह जी हैं उन्होंने क्या किया है, जो प्रलेप के गुण हैं वो प्रदेह के बता दिए हैं। इसलिए कहा कि सीक्वेंस में याद रखना, प्रलेप, प्रदेह और आलेप। तो जो प्रदेह प्रलेप के गुण है वो प्रदेह के बता दिए हैं, और जो प्रदेह के गुण है वो अलेप के बता दिए हैं। तो एक तो हमें याद हो गया कि सुश्रुत जी ने क्या गुण बताए थे। अब हमने क्या करना है, सीक्वेंस को चेंज करना है कि जो हमने प्रलेप के सुश्रुत जी के पढ़े वो ही हम सेम अष्टांग संग्रह जी के प्रदेह के पढ़ेंगे। ओके। नहीं समझ आएगा तो एक बार खुद से पढ़ना, और फिर भी नहीं समझाए तो मेरे से पूछ लेना। ओके। अब उसके बाद है अलेप की मोटाई। अलेप की मोटाई। अब क्वेश्चन आता है कि लेप की मोटाई कितनी बताई गई है? लेप की मोटाई कितनी बताई गई है सुश्रुत जी की और चरक जी की? तो इधर तो अलेप लिखा है, तो पर ये दोनों ही मोटाइयां किसकी हैं? अलेप की नहीं है। इधर लिखा है अलेप की मोटाई, ये किसकी है? सुश्रुत जी की। अगर क्वेश्चन ऐसे आया कि सुश्रुत जी ने आर्द्र महिष चर्म उत्सेद की भैंस की गीली चमड़े के बराबर जो है वो लेप की मोटाई बताई है, तो क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन? गलत। ये लेप की मोटाई नहीं बताई है, ये किसकी मोटाई बताई है? आलेप की। ये किसकी मोटाई बताई है? हमें आलेप की। ओके। और आगे है चरक जी का, मतलब अंगूठे के 1/3 भाग के बराबर, त्रिभाग अंगुष्ठ प्रमाण। तो ये इधर लेप लिख लेना, ये है लेप की, और सुश्रुत जी की है अलेप की। लेप की और सुश्रुत जी की है अलेप की। ठीक। तो जो नोट्स होते हैं ना वो किसी भी बिना गाइडेंस से, या तुम किसी भी चीज के नोट्स फॉलो कर रहे हो, बिना गाइडेंस के कभी भी एज इट चीज लर्न नहीं कर लेनी, क्योंकि इनमें काफी सी मिस्टेक्स होती हैं, क्योंकि ये पुराने होते हैं नोट्स। अभी न्यूली उनमें जो है वो ऐड कराते जाते हैं। तो उस चीज पे ध्यान रखना है, कहीं से भी पढ़ो तो पहले क्या है उस चीज को बुक से कंफर्म करना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत होने के काफी चांसेस हैं। ओके। अब आगे है अलेप में स्नेह की मात्रा। अलेप में स्नेह की मात्रा है पहले बात पित्त का। तो कल कल क्या है, पेस्ट बनाते हैं उसका, उसी फॉर्म में यूज करेंगे हम लेप को भी। तो पहले बात पित्त कब लिखेंगे, फिर सीक्वेंस में क्या है 1/4, 1/6 और 1/8 भाग। ठीक। ये वातज विकारों में हमने कितनी मात्रा में स्नेह का उपयोग करना है? 1/4, देन पित्तज में 1/6 और देन कफज में 1/8। अब जो मैं ऊपर बता रही थी मुख लेप, तो ये किस किस का है? षाडंगर और भागवत जी दोनों ने माना। तो क्या है ये? दोषघन, विषघन और वर्ण्यकर। तो इसके प्रमाण पे ध्यान रखना है। हम मोस्टली चीजें इवन नंबर में पढ़ लेते हैं कि हाँ ठीक है, जैसे हमने इधर किया 1/4, 1/6, 1/8। ये दोषघन, विषघन और वर्ण्यकर है। इधर है 1/2, देन 1/3, देन 1/4। ऐसे नहीं है कि पहले हाफ है फिर 1/4 है देन 1/6 है।
तो इधर क्वेश्चन गलत होने के यहाँ पे चांसेस रहते हैं। तो कैसे याद रखेंगे? अब वर्ण्यकर है। अब जो लड़कियां होती हैं वो क्या करती हैं, लड़के भी आजकल, कि वर्ण्यकर जो हम प्रोडक्ट फेस के लिए यूज करते हैं अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, क्या करते हैं उसमें अपना आधा पैसा उसी में ही लगा देते हैं। आधा पैसा उसी में ही लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? 1/2, मतलब आधा पैसा वर्ण्य में लगा दिया। अब हमें पता है, अब ये कंफ्यूजन दूर होगी कि दोषगण में आधा था कि वर्ण्य में आधा था। तो अब आधी जो पैसा है जो फेस ब्यूटी में ही लगा देते हैं। तो वर्ण्यकर में क्या आ गया? 1/2 अंगुल मोटी। उसके बाद है विषघन। अब टीवी में बताते हैं किसी स्नेक ने बाइट कर लिया, तो ऐसे तीन उसको बन जाते हैं मार्क्स। तो विषघन में क्या है? 1/3 अंगुल मोटी। और उसके बाद बच गया हमारा दोषघन, जो क्या है? 1/4। 1/2, 1/4, 1/2, 1/3 एंड देन 1/4। ओके। उसके बाद है मुखालेप का निषेध। तो कहाँ कहाँ नहीं लगा, कब कब इसका निषेध है? दीवा स्वप्न। दीवा स्वप्न में भाष्य बोलते, मतलब कि दीवा स्वप्न के टाइम ये नहीं है कि लगा के सो गए। भाष्य बोलते टाइम भी जो है वो लेप नहीं लगाना है। मतलब जब हमने लेप लगाया हो उस टाइम पे हमें बोलना भी नहीं है। कहते हैं ना कि लेप लगाते टाइम बोलोगे या हंसोगे तो क्या हो जाता है? झुर्रियां पड़ जाती हैं। उसके बाद है अग्नि, आतप, ज्यादा गर्मी में, शोक, दुख, दुख हो तब भी नहीं लगाना है, एंड देन क्रोध, क्रोध की अवस्था में भी नहीं लगाना है। जब कोई क्रोध करता है तो माथे में भी उसको वो त्रेड़े से पड़ने शुरू हो जाती हैं, मार्क्स आने शुरू हो जाते हैं। तो निषेध किया है कि जैसे जैसे लेप लगाते टाइम प्रक्रिया करोगे वैसे वैसे ही हमारे ऊपर क्या है, वैसे वैसे ही साइंस आने लग पड़ते हैं। तो इन सब कंडीशंस में निषेध है, तो ये याद रखना है। और लिखने के पर से भी इम्पोर्टेंट है। जिसको तो श्लोक याद हो जाए, दिवा स्वपन, भाष्य, अग्नि, आतप, शोक, क्रोध। नहीं तो हिंदी में लिख दो, क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा कि हाँ किस स्थिति में हमें निषेध है। वो कुछ भी लिख देंगे इनके अलावा, तो आंसर क्या लगेगा? इनके अलावा जो होगा वो लगेगा। ठीक है, कि इस स्थिति में हम कर सकते हैं और इनमें निषेध है। उसके बाद है नियम। अब अलेप को लोमों के प्रतिकूल लगाना चाहिए। ठीक है, लोमों के क्या है, अलेप को जो है वो प्रतिकूल लगाना चाहिए। अब एक हम पढ़ते हैं शस्त्र कर्म। शस्त्र कर्म हम जब करते हैं तो वो हम अनुलोम दिशा में करते हैं। लेप क्या है? प्रतिलोम, अपोजिट डायरेक्शन में। और जो शस्त्र कर्म है वो हम अनुलोम दिशा में करते हैं। एक हम शस्त्र कर्म के बारे में पढ़ेंगे जो हम अनुलोम दिशा में करते हैं। अब अलेप का क्या है? रात्रि में निषेध है। और आजकल की जो जनरेशन है उसको टाइम ही रात में मिलता है, दिन में इतने ज्यादा व्यस्त होते हैं। तो क्या है? अलेप जो है वो रात्रि में नहीं लगाना है। ओके। अब नेक्स्ट है हमारा दशांग लेप। अब देखो यहाँ से बड़े ज्यादा क्वेश्चन आ भी चुके हैं और ये पार्ट है भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एमटी 2022 में भी यहाँ से क्वेश्चन था कि इनमें से 22 की 19 में क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा दशांग लेप का घटक नहीं है। तो वहां पे ऑप्शन में जटामांसी था, कि ये वाला था और बाकी नहीं थे। तो पहला क्वेश्चन दशांग लेप में ये बनता है कि इसमें कल्क कितने भाग डला होता है। तो कल्क में 1/5 पंचामास। ठीक। और दो भाग इसमें जो है वो गोघित मिलाते हैं, एज इट इज यही ऑप्शन है। और याद रखना है कि कल्क जो है वो कितनी क्वांटिटी में उसमें डालना है। ओके। अब टोटल इसमें कितने घटक हैं? 10 घटक हैं। अब ये इसमें मोस्टली कौन से सुगंधित द्रव्य, अब लेप क्या है फेस के लिए बना रहे हैं तो मोस्टली इसमें क्या डला होगा? फेस के लिए अच्छा अच्छा रहता है। शिरीष, ये तो विषघन है, मधु, यष्टि, तगर, रक्त चंदन, एला, जटामांसी जिस पे क्वेश्चन आ चुका है, हरिद्रा। हरिद्रा बेशक दशांग लेप में है, पर जब हम चरक सूत्र 4 में महकशाय पढ़ते हैं वहां पे वर्ण्यकर महकशाय में हरिद्रा का वर्णन नहीं किया गया है।
जब हम महकशाय पढ़ेंगे, जो आपने पढ़ भी लिया है, तो उसमें क्या है, वर्ण्य का जो महकशाय है वहां पे हरिद्रा का वर्णन नहीं किया गया है, ध्यान रखना। ठीक। पढ़ना ऐसे है कि कुछ भी चीज अगर आ रही है तो वो दिमाग में आनी चाहिए कि हाँ इसका हमने पहले क्या पढ़ा था, तो वो चीज नोट्स में साथ के साथ ही ऐड कर लेनी है। ओके। उसके बाद है दारू हरिद्रा, ऊठ और सुगंध वाला। ठीक। ये हो गया। अब रोगाधिकार, इस पे भी क्वेश्चन आया है कि इसको हम विसर्प में और विषघन, मोस्टली विषघन पे। तो ऐसे याद रख लेना कि दशांग लेप का हमने सबसे पहला कंटेंट ही क्या, शीरीष पढ़ा था, जो कि क्या है, सर्वश्रेष्ठ विषघन माना जाता है। तो रोगाधिकार क्या क्या है इसका, विसर्प और विषघन। एक काश्यप संहिता में हम पढ़ते हैं दशांग धूप, यह है दशांग लेप। अगर लेप हुआ तो विसर्प और विषघन, इन विकारों में इसका प्रयोग करेंगे। और अगर दशांग धूप, धूप हमसे पूछा है, ध्यान रखना धूप, तो बाल ग्रह और बाल अपस्मार हर। ठीक। बाल ग्रह में यूज करेंगे और अपस्मार में इसको यूज करेंगे। ओके। ये हो गया हमारा लेप का टॉपिक। लेप लिखेंगे, इसके परिभाषा दे देंगे, उसके बाद इसके टाइप्स आ जाएंगे, उसके बाद किस किसने क्या माना है। देन लेप को जो है वो प्रतिलोम दिशा पे लगाना चाहिए, रात्रि में इसका निषेध है, और एग्जाम्पल के तौर पे दशांग लेप इसका एग्जाम्पल दे देंगे। उसके बाद है मलहर कल्पना, मलहम। ये शब्द क्या है, यूनानी वैद्य का है, मतलब ये शब्द जो है वो यूनानी से लिया गया है। सर्वप्रथम इसका वर्णन किसने किया है, तो योग रत्नाकर जी ने, योग रत्नाकर जी ने। अब इसके घटक बताए हैं, घी, तेल, मोम, शैल, सिक्त तेल, ये वो ही बताए हैं घटक। जो मलहम जो है वो चिकने पदार्थ, जैसे मोमबत्ती को पिघला दोगे, उसके बाद जो लिक्विड लिक्विड गिरता है हमारा, फिर उसके बाद वो जम जाता है, उसी को ही हम क्या है, मलहम कहते हैं। तो घी भी उसी फॉर्म में पिघला दो। तेल, मोम, शैल, सिक्त तेल। सिक्त तेल का अलग से भी क्वेश्चन आता है कि इसमें जो है वो मोम और तेल जो है वो कितने भाग में डला है। अलग से क्वेश्चन आता है कि मोम और तेल कितने भाग में डला है। ठीक है। तो वहां पे जो है वो तेल 6 होता है और मोम जो है वो 1 रेशो में पड़ा होता है। क्वेश्चन बने हैं ये, कभी करोगे तो आएगा। गंध विरोजा, फिटकरी और तुथ। तुथ याद रखना, सारे नहीं याद रखने की जरूरत है। एक सिक्त तेल। अब सिक्त तेल में भी क्वेश्चन आता है कि इसमें जो है वो तेल और मोम जो है वो किस भाग में डला हुआ है। तो जो तेल है वो ज्यादा क्वांटिटी में डला हुआ है, एंड जो मोम है वो कम क्वांटिटी में डला हुआ है। उसके बाद है तुथ। अब उदाहरण इसमें दिया है, गंधक आदि मलहर। अब जो गंधक है वो हम क्या है, रक्त विकारों में, स्किन डिसऑर्डर में इसका यूज करते हैं। जो गंधक रसायन है उसका हम किस में प्रयोग करते हैं, स्किन डिसीजेज में करते हैं। तो जो गंधक आदि मलहर है वो किस में आ जाएगा, पामा में, दद्रु, कंडू आदि चर्म रोगों में। तो ये क्या है, ऑब्वियस सी बात है, रक्त की कंडीशंस हैं। ओके। तो हमारा लेप भी हो गया, हमारा क्या है, मलहम भी हो गया। अब है हमारा उपनाह। उपनाह कल्पना, तो यूनानी चिकित्सा में इसे पुल्टिस कहते हैं। सुश्रुत में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। ओके। तो यूनानी चिकित्सा में उपनाह को क्या कहते हैं, पुल्टिस। पुल्टिस क्या, जैसे मान लो किसी को फोड़ा हो गया है, तो हम पत्ते पत्ते रखते हैं उसमें, वातहर पत्ते, या जिस भी कंडीशन है वो वाले पत्ते हम अप्लाई करते हैं, फिर उसको बांध देते हैं, उसको कहते हैं हम पुल्टिस, उपनाह बांधना। ओके। ये हो गया हमारा उपनाह। अब है मुख कल्पना। तो मुख कल्पना में क्या दिया है इन्होंने, कबल और गंडूश। इसका मात्रा पता होना जरूरी है, इसका सब कुछ ही पता होना जरूरी है। अब कबल क्या है, कल का उपयोग होता है इसमें, और द्रव, और गंडूश में द्रव का। अब कंफ्यूजन क्या होती है कि कल का प्रयोग हो रहा है कबल में, तो मतलब इसको मुंह पे डाल के रखना है, इसको घुमाना नहीं है। और गंडूश में द्रव, लिक्विड का यूज हो रहा है, तो मतलब लिक्विड से हम गार्गलिंग भी करते हैं, तो इसका लगता है हमें कि इससे हम क्या, इसको मुंह पे घुमाएंगे, बट ऐसा नहीं है। क से कबल, क से
कल्क का यूज है। और ये क्या है, संचारी, इसको हमने मुंह में घुमाना है। जबकि गंडूश में द्रव पदार्थ का उपयोग किया गया है, ये क्या है, असंचारी, इसको मुख में नहीं घुमाना है। डन। इस पे ध्यान रखना जहां पे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं। अब है मात्रा। मात्रा क्या है इसकी, एक कर्ष, मतलब जो कवल की मात्रा है उसकी आधी मात्रा किसकी हो जाती है, हमारी गंडूश की। एक कर्ष एक तोला, पर्याय हैं एक दूसरे के, पढ़ाया मैंने आपको फर्स्ट जब उसने वो स्वरस कल्पना कराई थी। एक कर्ष एक तोला क्या है, एक दूसरे के पर्याय। तो इधर क्या है, एक तोला, तो इसका आधा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गंडूश का आधा तोला। पर जो श्लोक में लिखा होता है वहीं से ही आंसर लगते हैं। अगर तो हिंदी में पूछ लिया, उसमें आधा तोला भी हुआ, एक कोल भी हुआ, देन बहुत आंसर जाएगा। पर ध्यान रखना कि जो कवल की मात्रा है वो क्या है, हमारी एक तोला, और जो गंडूश की है, और वो क्या है, एक कोल। ओके। अब प्रकार, प्रकार बताए हैं कवल और गंडूश के, तो कितने हैं इनके, चार। कौन कौन से, स्नेहिक, शोधन, शमन और रोपण। स्नेहिक, शोधन, शमन और रोपण, ये किसने बताए हैं, सुश्रुत और भागवत जी ने। ये किसने बताए हैं, सुश्रुत और भागवत जी ने। अगर षाढ़ंगर का पूछ लिया तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने क्या है, स्नेहिक, शोधन, शमन और प्रसादकृत, रोपण की जगह क्या है, प्रसादन वर्ड यूज कर लिया, बाकी सेम। ओके। उसके बाद गंडूश और कवल का धारण काल, तो गंडूश और कवल को हम कब यूज करते हैं, जन्म से 5 वर्ष बाद, मतलब 5 वर्ष तक हमने इसका उपयोग नहीं करना है। जन्म से, जब से पैदा हुए हो जब तक 5 वर्ष के नहीं हो जाते, आफ्टर दैट इसका हम क्या है, उपयोग करेंगे। और सेवन काल बोला है तो सूर्य उदय के बाद, सूर्य उदय के बाद। अब गार्गलिंग कब करते हैं हम, जब सुबह उठते हैं। आजकल तो वैसे ही सूर्य जब तक उदय हो गया उसके बाद ही उठना शुरू होता है, तो फिर ही हम गार्गलिंग वगैरह करेंगे। ठीक है। तो इसका काल क्या आ गया, आफ्टर सूर्योदय के बाद। अब है प्रतिसारण, फिर हमारा जो है वो लेप कल्पना भी खत्म, जो छोटी छोटी कल्पना की, मलहर, उपनाह, मुख कल्पना। अब है प्रतिसारण। तो अंगुली पर औषधि लगाकर मुख, कंठ, तालु आदि स्थलों पर लगाना, मतलब मंजन। मंजन क्या है, दातुन। दातुन कैसे करते हैं हम, उंगली से भी करते हैं। जब किसके पास ब्रश ना हो, उंगली पे लगाया, और फिर क्या है, मुख, कंठ, तालु सभी पे लगाना, इस समझ में आ रहा है। आजकल तो क्या है, टूथब्रश का अंतर्भाग इसमें किया गया है, आजकल टूथब्रश आ गए हैं तो हम ब्रश से ही जो है वो करते हैं मंजन। ठीक। उसके बाद इसके टाइप्स बताए हैं, तो सुश्रुत जी के 4 हैं और षाढ़ंगर जी के क्या हैं, 3। चूर्ण, रसक्रिया, कल्प और मधु। चूर्ण, रसक्रिया, कल्प। अब चूर्ण, ये ये कॉमन है दोनों में। अब जो रसक्रिया और अवलेह है, मैंने पढ़ाया था ये आपको अवलेह कल्पना के अंदर, जब इसके टाइप्स पढ़ाए थे कि रसक्रिया, लेह और फाणिक क्या है एक दूसरे के, किसके अंदर आते हैं, ये अवलेह के अंदर। तो ये तो कॉमन आ जाएगा रसक्रिया, बस टर्म का फर्क है कि सुश्रुत ने रसक्रिया मानी है और षाढ़ंगर जी ने अवलेह माना है। ठीक। तो सुश्रुत का एक एक्स्ट्रा क्या आ गया, मधु। ओके। एक एक्स्ट्रा क्या आ गया, मधु। तो ठीक है, आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। ये अच्छे से पढ़ना, याद रहना चाहिए, इसका मैं कभी भी सुन लूंगी। ओके।